पिछले क्लास में आप आर्हेनियस इक्वेशन लिख चुके हैं। आप समीकरण लिखे थे k बराबर a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सुनिए, अब केमिस्ट्री में समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है थ्योरेटिकल इक्वेशन और एक होता है प्रैक्टिकल इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। चला लीजिए फैन, या रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए, चलने दीजिए, पहले सही होने दीजिए। सही कर रहा है। एक होता है थ्योरेटिकल इक्वेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक होता है थ्योरेटिकल इक्वेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। पहले आप समझिए थ्योरेटिकल इक्वेशन और एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ये समीकरण जब आप लिखे थे टी वी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम, तो यह एक थ्योरेटिकल समीकरण था क्योंकि इस समीकरण का प्रूफ है। ये कहाँ से आया ये आपको पता है। क्वथनांक कुर्नयन के लिए जो रॉल्ट का नियम था उसी से ना ये आया है, जिसमें कौन क्या है ये सब आप जानते हैं। इस तरह के इक्वेशन का थ्योरेटिकल प्रूफ भी होता है, मतलब आप कॉपी कलम बोर्ड किताब सब जगह साबित किया हुआ देख सकते हैं या कर सकते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होता है, लैब में जाके जब आप इसको सत्यापित करेंगे तो वहाँ भी ये सत्यापित हो जाता है। लेकिन एक होता है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन जिसको सिर्फ लैब में ही साबित किया जा सकता है। ऐसे समीकरण को आप कतई कॉपी कलम पर किताब में इस सब जगह पर आप साबित किया हुआ नहीं देख सकते हैं। और यह एक प्रायोगिक समीकरण है, यह एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। इसका कोई प्रूफ कॉपी पर, बोर्ड पर, किताब पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। लैब में जाके इसको सत्यापित किया जा सकता है और लैब तो यहाँ है नहीं। उसको कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करेगा। उसको परेशान कीजिएगा तो करेगा। आया है केमिस्ट्री पढ़ने। आज पहला दिन है इसीलिए भटक रहा है। देखो इधर, इस समीकरण में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब है क्या, के ए ई ये सब क्या है। तो ये सब जानिए, ये जरूरी है। इसका कोई प्रूफ आपको हम देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका प्रूफ संभव ही नहीं है कॉपी कलम पर। तो ये समीकरण तो आप लिख चुके हैं, लिखना शुरू कीजिए। जहाँ के बराबर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक तो पहले से जानते हो ना। ए यह भी एक स्थिरांक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस स्थिरांक। ई है एक्सपोनेंशियल टर्म। यह एक मैथमेटिकल टर्म है, यह अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि ये ई क्या है। ई ए यह है सक्रियण ऊर्जा और इसका यूनिट या तो तुमको रहेगा जूल पर मोल में या फिर ये रहेगा कैलोरी पर मोल में। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, या इसका वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। अब आप मान कौन लेंगे, 8.31 या 2? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सक्रियण ऊर्जा का यूनिट क्या है। जूल में रहेगा तो 8.31, कैलोरी में रहेगा तो आर का मान 2। और टी क्या है, टेम्परेचर। किस यूनिट में, केल्विन यूनिट में। टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट।
पांच छः गो चीज़ था, सब के बारे में एक एक करके हम बताए कि कौन क्या है। अब कुछ कंबाइंड फॉर्मेट में भी कुछ बातों को समझिए, जानिए आप। बताऊं आगे? देखो, e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये कंबाइंड कुछ है। जानिए ये क्या है। यह अभिकारक के अणुओं का वह अंश है जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो गया है या देहली ऊर्जा से ज़्यादा हो गया है। यानी यह उस अभिकारक के अणुओं का अंश है जो प्रतिफल में बदलने के लिए तैयार है या प्रतिफल में बदल सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सडनली सारा का सारा अभिकारक प्रतिफल में नहीं बदल जाता है। जितने अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगा या देहली ऊर्जा के पार कर जाएगा वह प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और जिसका पार नहीं किया है या जिसका देहली ऊर्जा के बराबर नहीं हुआ है वह प्रतिफल में नहीं बदलेगा। तो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी ही हमें बताता है कि कितना अणु पार कर गया है देहली ऊर्जा को या देहली ऊर्जा के बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं अभिकारक के अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से ज़्यादा हो। तो लिखेंगे, जैसे ये लिखते जा रहे थे ना वैसे ही इसको लिखिए। इसमें और लिखना है, आप अपने मन से अब मतलब हम लिखा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। लिखे हैं क्या आगे? वो पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा कीजिए। अभिकारक के अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली देहली ऊर्जा के बराबर हो देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से अधिक हो। देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से अधिक हो। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक और बात सुनिए, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ओवरऑल हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह यूनिट लेस है, यानी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो होगा यह क्या होगा? यूनिट लेस। लिख दीजिए नीचे। अच्छा ये बताइए, जब ये यूनिट लेस होगा तो यूनिट के मामले में के का यूनिट और ए का यूनिट दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ ए, यानी जो मात्रक के का होगा वही मात्रक ए का होगा। इस समीकरण में कौन क्या है इसको आप बढ़िया से समझ गए, लेकिन आप यकीन मानिए कि सब कुछ समझने के बाद सारा चीज़ का वैल्यू आपको दे देगा, और यदि आपसे कोई एक मान पूछ दे ना कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे।
इसलिए नहीं निकाल पाएंगे, आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि आप एक्सपोनेंशियल वाले समीकरण को सॉल्व करना मैथमेटिकली जानते ही नहीं हैं। तो अब आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यदि आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ें और इंटीग्रेशन वाला कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो उसका रूल रेगुलेशन कुछ पता नहीं है, तो आप कैसे बनाइएगा उसको? बस सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम एक ऐसे समीकरण में चेंज करेंगे जहां पर आप काम कर सकते हैं। अभी आपके बस के बाहर का चीज़ है ये। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, सही करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं इसको, और इसी के दौरान और बहुत सारी बात सीखेंगे। आप लोग साथ साथ चलेंगे। तैयार हैं क्या आप लोग? लिखिए अगेन। समीकरण क्या था जी? k बराबर a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही था ना समीकरण? जिस समीकरण में एक्सपोनेंशियल e आ जाए उस समीकरण को हम लोग ln की मदद से सॉल्व करते हैं। log दो तरह का होता है, एक होता है log बेस 10 और एक होता है log बेस e। log बेस e को ही हम ln कहते हैं। हम क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ ln ले लेंगे और ऐसा करने पर यह हो जाएगा ln k बराबर ln a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ln k बराबर, आप याद कीजिए ये तो log है बेस e, इसको m मान लो और गुना इस पूरे को n मान लो, तो log m गुना n पर जा रहा है। याद है log m गुना n का फॉर्मूला होता था log m प्लस log n। तो हम इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिखिए आप भी। इसी को यदि हम आगे लेके चलें तो ln k बराबर हो जाएगा ln a प्लस, देखो तो ln इसको हम मानते हैं m और पावर इसको मान लेते हैं n, तो log m टू दी पावर n के फॉर्म में है। याद कीजिए log m का पावर n log m होता था। बेसिक में ये सब बताया गया है। जो नहीं पढ़े हैं अब सिर्फ मुंह देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते और हम आपको कुछ करेंगे भी नहीं। हम कितना बार चिल्लाए थे कि आप लॉग देख लीजिएगा बढ़िया से, और हम एक ही बात को बार बार समझा नहीं ना सकते हैं। तो ये आपकी दिक्कत है कि आप लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं या होली को 4 दिन के बदला 10 दिन तक मनाते हैं। आज भी अबीर खेलिएगा तो आपका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ई ए बाय आर टी ln e। ऐसा कर सकते हैं। ln e का मान 1 होता है। यह फॉर्मूला में शुरू में बताया गया था, 7 गो फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें सबसे लास्ट यही लिखाया गया था। तो ऐसी स्थिति में ln k बराबर हो जाएगा ln a प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी गुना 1, क्योंकि ln e का मान 1 होता है। और आप देखिए e अपने आप ख़त्म हो गया। यहाँ से फाइनली ln k बराबर लिखाया माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln ए। हम कुछ नहीं किए, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। माइनस वाला को इधर लिख दें, प्लस वाला को इधर लिख दें, और कुछ नहीं किए हैं ज़्यादा। तो अभी तक जो हम काम किए हैं वह इसलिए ताकि समीकरण से एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाए, ई अलग हो जाए। और अब देख सकते हैं आप कहीं भी ई नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब जो भी चीज़ है वो सब आप जानते हैं, के को, आर को, टी को, ई ए को, ए को, और ये सब चीज़ आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है बात, अभी बात और है बहुत सारा। उतारते जाइए खाली साथ साथ। हम लोग जब लॉग टेबल देखना सीख रहे थे तो लॉग टेबल देखना सीखे, एंटी लॉग टेबल देखना सीखे, तो हम लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं, ln का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
इस ln को बदलना पड़ेगा किस रूप में? लॉग के रूप में। ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी संख्या का ln है ना, उसको आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 2.303 से मल्टीप्लाई करके। यह बात भी वहीं पर फॉर्मूले में बताया गया है, ln x बराबर 2.303 log x। तो यहाँ से इसके नीचे ln k को हम लिख सकते हैं log के, लेकिन तब एक कंडीशन होगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2.303 गुना के साथ। ln k को ही log k लिख सकते हैं, लेकिन गुना करने के बाद। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस EA/RT प्लस, इसको भी बदल दीजिए किस में? लॉग में। कैसे? 2.303 लॉग है। समझ में आ रहा है? उतारिए। बढ़े आगे। ये जो 2.303 इधर गुना में है, यदि उसको उधर लेके जाए तो बट्टा में बदल जाएगा, होल बट्टा में। बदलिए। आपको ये समझ में आया कि कैसे हम किए यहाँ तक? यहाँ से हम log k बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? log k इज इक्वल टू, जो इधर है उतार दीजिए, यानी माइनस EA/RT प्लस 2.303 log a, और होल बट्टा कितना करना पड़ेगा? 2.303। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं log k बराबर माइनस EA/RT बटा 2.303 प्लस 2.303 log a बटा 2.303। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? इसलिए क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हम ऐसा नहीं किए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये कट जाए, और फाइनली ये बचेगा log k बराबर माइनस EA। और सुनो, यहाँ बट्टा 1 कर दें तो बतवा तो उतने रहेगा, ऊपर गुना करके लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2.303 नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस EA/2.303 RT प्लस log a। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? समझा यहाँ क्या किए हैं हम? नहीं समझा तो घर पर जाके समझते रहना। माइनस EA/RT बटा इतना को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं घर पर जाके सोचिएगा। और यदि आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं तो हमारे ख्याल से समझाना भी उचित नहीं होगा। फिर तो आप 5वां पास करके आए हैं, 10वां पास करके तो हम नहीं मानेंगे कि आप आए हैं। log k बराबर यहाँ से लिख सकते हैं माइनस EA/2.303 R इंटू 1/t प्लस log a। ऐसा कर सकते हैं। अब यह एक सिंपल इक्वेशन है जिस पर आप काम कर सकते हैं, और आप तभी काम कर सकते हैं जब आपको लॉग टेबल देखना आता होगा। क्योंकि देखो, k का मान दे दिया मान लो 2.46 गुना 10 का पावर -3, तब तो तुमको सिर्फ k से काम नहीं ना चलेगा, यहाँ log 2.37 का गुना 10 का पावर 3 का अनुमान देखना पड़ेगा। अब वो वैल्यू तुमको देखने के लिए आता होगा लॉग टेबल में, तो निकाल के यहाँ रखोगे, उसका वैल्यू वहाँ निकाल के रखोगे, ये पूछेगा और पूछेगा, जो पूछेगा अपना सॉल्व करोगे। मतलब यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी यदि लॉग टेबल देखना तुमको नहीं आता है, एंटी लॉग टेबल देखना नहीं जानते हैं, तो आप लाख छटपटा के रह जाइएगा, क्वेश्चन एको को नहीं बनेगा। और एक भी ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में है नहीं जिसमें लॉग का यूज हुआ ना हो। बाकी आप खुद समझदार हैं, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। दुर्दशा है अब वैसे लोगों का जो क्लास छोड़ छोड़ के क्लास करते हैं, और अब हम समझाएंगे नहीं, लतियाएंगे।
ये अब्सेंट करने वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ। एक दो महीना हो गया ना रे, 28 को ना शुरू हुआ था, 28 जनवरी को क्लास स्टार्ट हुआ था। अभी कौन सी अप्रैल ना चल रहा है, 28 जनवरी हो गया, 28 फरवरी, 28 मार्च, आज 3 अप्रैल है। मतलब 2 महीना 3 दिन क्लास 4 दिन हो चुका है। तो अब समझाने जैसा कुछ बचा नहीं, अब सारा सिस्टम तुम समझ गए हो। और अच्छा बात है कि पेमेंट भी कर दिए हो, तो अब लतियाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पीटेंगे, अब उतारिए यहाँ तक। मिटा देंगे। सुनो, इधर देखो, कितना भारी चीज़ अब तुम समझ जाओगे एकदम एक चुटकी में। इसको समझिए, हम लोगों का जो मेन टॉपिक हेडिंग था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वह हेडिंग यह था कि अभिक्रिया के दर पर सक्रियण ऊर्जा और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यही ना पढ़ने वाले थे। एक्चुअल में अब हम समझेंगे कि सक्रियण ऊर्जा कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया के दर को, ताप कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया के दर को। देखिए कैसे प्रभावित करता है। और अब कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि अब यह बात पूरी तरह से समझने वाला बात है। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्ट करता है किसमें, P में। यह मान लो बैलेंस करने के बाद 2 आता है। तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे आप, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम होली छुट्टी से पहले बताया गया था। तो आप याद करो, R बराबर हम लोग लिख सकते हैं K गुना कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1। बोलिए ऐसा कर सकते हैं या नहीं। सांद्रण का मान क्वेश्चन दे और यदि K का मान दे दे तो हम R का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमको पढ़ना है अभिक्रिया के दर पर एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा और ताप का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव नहीं पढ़ना है अभी। सांद्रण का प्रभाव तो पहले पढ़ चुके हैं। सांद्रण बढ़ता है तो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभी हमको पढ़ना है अभिक्रिया के दर पर सक्रियण ऊर्जा का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो हमको सांद्रण से अभी कोई बहस नहीं है। हम सांद्रण को स्थिर कर देते हैं, मान लेते हैं इसका मान स्थिर है। हम इस अभिक्रिया को ताप के द्वारा प्रभावित करेंगे और सक्रियण ऊर्जा के द्वारा प्रभावित करेंगे। एक बात बताइए, इस रेट ऑफ रिएक्शन में ये R कहीं यहाँ पर T है क्या कहीं यहाँ पर EA है क्या? इसका ये मतलब हुआ कि अभिक्रिया की दर का कोई भी सीधा संबंध न सक्रियण ऊर्जा से है और न ही ताप से है। तो फिर ये अभिक्रिया का दर R प्रभावित कैसे हो जाता है ताप और सक्रियण ऊर्जा से? तो देखिए, अभिक्रिया की दर का संबंध K से तो है, हाँ या ना? और K का संबंध T से भी है, K का संबंध EA से भी है। इस प्रकार यदि T EA बदलेगा तो K बदलेगा, K बदलेगा तो निश्चित है R बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट संबंध टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी से नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध K से है और K का संबंध एक्टिवेशन एनर्जी और T से है। अब समझेंगे कि कैसा संबंध है। संबंध एकदम मधुर है, हाँ, देखोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। सुनिए, इस बात को समझने के लिए आपको 2-3 गो बात समझना पड़ेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर को हम चाहें तो लगातार बदल सकते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री सी 30 डिग्री सी कुछ कर सकते हैं। यानी ये जो टेम्परेचर है ना, यह वेरिएबल है। लेकिन किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान फिक्स होता है, यानी आप सक्रियण ऊर्जा को बदल नहीं सकते हैं किसी एक अभिक्रिया के लिए। लेकिन यदि अभिक्रिया बदल जाए तो सक्रियण ऊर्जा बदल जाएगा। जैसे A से P में कन्वर्ट हो रहा था, B से P में कन्वर्ट हो रहा था, C से P में कन्वर्ट हो रहा था। रिएक्शन अलग अलग था तो उसका सक्रियण ऊर्जा अलग अलग था। लेकिन एक ही रिएक्शन का सक्रियण ऊर्जा कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे A से P में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा 30 था, याद करो वो जो डाटा हम लिखाए थे। तो हर बार A से P में बदलने का सक्रियण ऊर्जा 30 ही रहेगा। हाँ जी, रहेगा, फिक्स है वो।
ए से पी में बदलने, अरे देखो अब ए से पी में बदलने का कहेगा, यहाँ ये ले लिए वहाँ ये ले लिए, हम किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कोई फिक्स वास्तव में कोई रिएक्शन होगा तो उसका सक्रियण ऊर्जा टेम्परेचर के बदलने से बदलता नहीं है। अब जैसे ऐसे समझिए आप उसको, आप तो कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल तो हमारे सब दिमाग में सेट है। आज के डेट में पेट्रोल में यदि हम एक तीली लगा दें तो आग पकड़ लेगा। 100 साल के बाद पेट्रोल में चला जला कर आग लगाना पड़ेगा, उस पर भी वही सेम चीज़ होगा। आज के डेट में कोयला में आग पकड़ने में टाइम लगता है, क्या 100 साल के बाद तीली जलाएंगे जल जाएगा कोयला? ऐसा कुछ नहीं है। सक्रियण ऊर्जा फिक्स है, जितना उसको चाहिए उतना ही लेगा। जैसे पेट्रोल में तुमको आग लगाना है, एक तीली जला दो तो भी आग पकड़ लेगा, और खूब बहुत ज़्यादा आग लगा दो तो भी आग पकड़ लेगा। तुम फालतू का आग ज़्यादा लगा दिया, उसमें तो एक तीली मात्र की ज़रूरत है। तो हमारा कहना यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और किसी एक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा फिक्स होती है, वह बदलता नहीं है। आर बदलेगा नहीं, ई ए बदलेगा नहीं, ए आर्हेनियस स्थिरांक है, बदलेगा नहीं। तो जरा बताइए कि टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा कौन? के बदलेगा। हम यहाँ से कह सकते हैं ई ए का मान, आर का मान, ए का मान ताप से स्वतंत्र होता है, ताप पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। अब देखो टी यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? सुनो पहले, यदि ये माइनस नहीं रहता तो ऊपर वाले के साथ log k का सीधा संबंध रहता और नीचे वाले के साथ उल्टा संबंध रहता। सीधा संबंध उल्टा संबंध का मतलब यह हुआ कि यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो ई ए के बढ़ने से log k बढ़ता, ई ए के घटने से log k घटता। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से बात उल्टी हो जाती है। ई ए के बढ़ने से log k घटेगा और ई ए के घटने से log k बढ़ेगा। यदि यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो टी के बढ़ने से log k घटता और टी के घटने से log k बढ़ता। लेकिन ये माइनस क्या कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। ऊपर वाले के साथ उल्टा संबंध हो जाता है और नीचे वाले के साथ सीधा संबंध हो जाता है। तो अब समझिए, टी यदि बढ़ेगा तो के, log k बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो log k बढ़ेगा यानी के बढ़ेगा, और यदि के बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ताप के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप के बढ़ने से दर स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। यही हम समझना चाह रहे थे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के दर पर। तो हम यह आसानी से कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दर पर ताप का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया का दर प्रभावित होता है के से, और के प्रभावित होता है ताप से। कैसे प्रभावित होता है? ताप के बढ़ने से के बढ़ता है और के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, आर बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज़? अब सुनो, एक रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक और रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो दोनों में किसका रेट ज़्यादा होगा? सक्रियण ऊर्जा अधिक तो के कम तो आर कम। समझ में आया? यानी सक्रियण ऊर्जा कम तो के अधिक तो आर अधिक, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसका सीधा मतलब है कि जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम होगी उस अभिक्रिया का दर अधिक होगा। अच्छा, ये बात तो डाटा पर भी हम समझे थे। एगो का सक्रिय ऊर्जा 10 आया था, एगो का 30 आया था, कौन फास्ट रिएक्शन कर रहा था? 10 वाला। तो जिस बात को आप ऐसे नॉर्मली समझे थे उसी बात को आप इक्वेशन से देख के समझिए। तो यहाँ से 2-3 को बात क्लियर हुआ ना जी? तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हम 3 बात लिख सकते हैं। क्या क्या? पहला, ई ए, आर और ए का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये पहला बात। दूसरा बात, ताप के बढ़ने से के का मान बढ़ता है और के मान के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तीसरा बात, जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा उसका दर स्थिरांक अधिक होगा और वह रिएक्शन तेजी से होगा, यानी उस अभिक्रिया की दर अधिक होगी। क्लियर है ये चीज़? पहुँचिए यहाँ तक। पहुँच गए क्या? लिखिए नीचे रो देख। मज़ा आ रहा है?
बहुत आएगा, खाली लॉग टेबल बढ़िया से मेंटेन कर लो तब, नहीं तो एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेट हो गए रह जाओगे इस चैप्टर में। बार बार हम समझाते हैं, तुम नहीं समझते हो, अपने फेरा में पड़ोगे। नीचे एरो दीजिए और लिखिए कैपिटल आर CAPI, ऐसा ही नहीं लिखेगा? नहीं, कैपिटल आर कॉमा EA तथा कैपिटल ए का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट एरो, ताप के बढ़ने से के का मान, ताप के बढ़ने से के का मान बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने से के का मान बढ़ जाता है, इसीलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसीलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट एरो, जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा उसका दर स्थिरांक अधिक होगा, उसका दर स्थिरांक अधिक होगा और अभिक्रिया तेजी से होगी। और अभिक्रिया तेजी से होगी। हो गया रे तेजी से? इधर देखो, E A कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। समझा कैसे? E A स्थिर है, R स्थिर है, ये तो स्थिर है ही, तो स्थिर को स्थिर से गुना भाग करेंगे तो स्थिर चीज ना आएगा। इसको मान लीजिए -m, T बदल सकता है तो ये वेरिएबल है, इसको मान लो 1/T को मान लो x। A तो कांस्टेंट है, इसको मान लो C। T वेरिएबल तो K वेरिएबल तो log K वेरिएबल, इसको मान लो y। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह समीकरण y बराबर -mx + c को फॉलो कर रहा है? तब तो यहाँ से हमें ग्राफ खींच सकते हैं x और y के बीच, जहाँ कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा निगेटिव स्लोप के साथ। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, इधर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यह सब बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो शुरू से रेगुलर क्लास किए हैं। क्योंकि अब आपको ग्राफ का कोई आइडिया नहीं होगा तो फिर हम उस पर आपको कुछ समझा सकते नहीं, और रोज़ का रोज़ हम एक को बात बताएंगे नहीं। y एक्सिस पर किसको रखे हैं? log k को। x एक्सिस पर क्या रखे हैं? t को नहीं, 1/t को। कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट है तो इसको आप c मान लीजिए। यहाँ से स्लोप कैसा है? निगेटिव, तो नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए x एक्सिस के पैरेलल, ये जो थीटा होगा यही tan थीटा आपका स्लोप होगा, और यह स्लोप इस बार माइनस, यही ना रे, -EA/2.303 r के बराबर है। समझ में आया कैसे? अरे क्लियर है ये चीज़? और यहाँ से लेकर यहाँ तक को ही हम c कहते हैं, और यह c इस बार log a के बराबर है। छापिए।
अब कुछ लोगों को लग रहा होगा खाली पाह खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही करो जो कर रहे हैं। पागलपन का जब दौड़ा आएगा ना तो यही सब दिमाग में आएगा। खेलिए होली 10 दिन तक, मजा लीजिए। सुनो इधर, अब आगे देखो, बस 2 मिनट का और बात है। स्लोप बराबर क्या आया है यहाँ से? तो यहाँ अगेन करके हम एक बात लिख सकते हैं, स्लोप बराबर -EA/2.303R, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से यदि हम इसको इधर ले लें तो -EA बराबर होगा स्लोप गुना 2.303R, हाँ या ना? और यहाँ से EA बराबर होगा माइनस स्लोप इंटू 2.303R। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि इस ग्राफ का स्लोप दे दे तो? देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ये कैसा वैल्यू दे रहा है? ये आपको लग रहा है निगेटिव दे रहा है, निगेटिव है नहीं। कैसे निगेटिव नहीं है? स्लोप तो हर हाल में निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए थीटा हो गया 45 डिग्री, तो वो वैल्यू हो जाएगा 1, हालांकि 45 नहीं होगा, निगेटिव स्लोप के साथ है तो वो 135 हो जाएगा घूम के, तो वैल्यू हो जाएगा -1। स्लोप जब भी रहेगा तो माइनस में रहेगा, माइनस यहाँ पहले से है, स्लोप माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मान यदि जूल में चाहिए तो आर का मान आप 8.31 रख देंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी यदि कैलोरी में चाहिए तो आर का मान यहाँ 2 रख देंगे, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। उतारिए, हाँ जी, अगेन करके यहाँ से। मज़ा आ रहा है? थोड़ा सा और ले लो। वैसे तो प्रैक्टिकली सुनिए, वैसे तो प्रैक्टिकली हम लोग टेम्परेचर को इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग के बस के बाहर की बात है कि हम ताप को अनंत कर दें, लेकिन सोच तो सकते हैं न रे कि टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। ज़रा सोचिए कि यदि टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा। अगेन ये इक्वेशन, एंड इफ टेम्परेचर इज इनफाइनाइट, ज़रा बताइए क्या होगा आगे? कौन सी जीरो? लॉग के बराबर -EA/2.303R इंटू 1/इनफाइनाइट प्लस लॉग ए। किसी भी चीज़ में आप इनफाइनाइट से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 0, यानी 1/इनफाइनाइट 0, और 0 गुना इतना 0। तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं लगता है कि उधर बचेगा लॉग ए, इधर बचेगा लॉग के? अरे वो प्लस ना है बीच में, तो 0 तो सिर्फ इतने न को होगा। तो यहाँ से हो गया लॉग के बराबर लॉग ए, दोनों तरफ लॉग हटा दीजिए, यानी के बराबर ए, यानी के ही ए है और ए ही के है। कब? एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। तो सुनो, यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पर, अनंत ताप पर आर्हेनियस स्थिरांक का मान क्या होगा, तो तुम क्या करना, अनंत ताप पर क्या निकाल देना? के, क्योंकि अनंत ताप पर के ही क्या है? ए, आर्हेनियस कांस्टेंट। असाइनमेंट जब आपको मिलेगा तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, और बड़ा भारी क्वेश्चन के अंतर्गत वो आता है, तो इस सब की जरूरत पड़ेगी आप। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे थे यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ ए। जब के ए के बराबर हो गया तो यूनिट नहीं बराबर होगा, यूनिट ऑफ ए के बराबर हो गया। अच्छा ये बताइए, एक ही रिएक्शन का यदि हम ताप बदलते रहें तो के भी बदलता रहेगा? तब तो यहाँ एक बात उठता है ना कि इतना ताप पर के का मान इतना है, तो बताइए इतना ताप पर के का मान क्या होगा? कल हम लोग सीखेंगे एक ही अभिक्रिया का 2 अलग अलग ताप पर के का मान कैसे निकाला जाता है। अच्छा ये सुनो तो,
रेट यदि तुम निकालोगे तो आर बराबर होता है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, यही ना होता है। टेम्परेचर बदलेगा तो के बदलेगा, और के बदलेगा तो आर बदलेगा। इसका मतलब यह है कि अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का दर भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग ताप पर के का मान अलग अलग पहले हम निकालेंगे, तब ना हम उस ताप पर आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि दो अलग अलग ताप पर एक ही रासायनिक अभिक्रिया के का मान कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग कल देखें। मतलब एक बार फिर से होगा अगेन, आज नहीं कल होगा। मतलब हाँ परसों होगा, कल नहीं आना है, कल संडे।